चलिए आज हम बात करेंगे इसके बारे में समीकरण और सर्व समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, चलो समीकरण का मतलब क्या जानते हो कि एक ऐसा ऐसा व्यंजन है ना जिसके साथ क्या चिन्ह लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, पहले किसकी बात कर लेता हूँ, समीकरण या फिर उसी को बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो समीकरण को पहले देख लेते हैं, फिर देखेंगे किसको, सर्व समीकरण या आइडेंटिटीज का मतलब क्या है, दोनों में अंतर जान लेते हैं। ठीक है, समीकरण का मतलब जैसे मैं कोई बीजी व्यंजक लिखता हूँ, बीजी व्यंजक जैसे x अधन क्या लिख दिया 2, ये बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक का मतलब होता है जिसमें चर राशि भी हो, अचर राशि भी हो और इन दोनों राशियों के मध्य गणितीय संक्रियाएं हो। वह गणितीय संक्रियाएं किस रूप में हो, गुणा, भाग, धन, ऋण। ठीक है, तो यहाँ पे धन दिखता है कि नहीं, ठीक है, और चर राशि भी और अचर राशि भी है। यदि इसके साथ मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, इस तरह से बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, समीकरण। अब बराबर किस साइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे जीरो होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह से बीजी व्यंजक के साथ यदि बराबर का चिन्ह लगा दे तो वह क्या बन जाता है, बीजी व्यंजक से समीकरण। लेकिन इसके लिए भी कुछ टर्म्स है ना। समीकरण वही कहलाएगा जिसका बीजी व्यंजक किस रूप में लिखा हो, बहुपद के रूप में लिखा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ये बहुपद है कि नहीं। बहुपद किसको बोलेंगे जी, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात कैसा हो, पूर्ण संख्या हो। और पूर्ण संख्या का मतलब क्या आप समझोगे, पूर्ण संख्या कहां से चालू होगा, जीरो से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है जीरो, 1 2 3 4, ये सब क्या है जी, अनंत पूर्ण संख्याएं। मतलब यहाँ पर मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ, x घात 3 धन x धन 4 बराबर 3 लिख दिया। ठीक है, यह बराबर क्या लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, तब ये हमारा समीकरण कहलाएगा। क्योंकि अभी ये हमारा क्या है जी, इतना बहुपद है, सभी घात चर राशि का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। इसमें 3 दिखता है, इसमें क्या दिखता है 1, और यहाँ पर यदि देखूंगा तो x घात क्या दिख रहा है 0, क्योंकि x घात 0 का मान क्या होता है 1, और 4 एकम 4 गुना 1 करूंगा ना तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, आएगा कि नहीं। तो पूरा पूरा क्या है, ये बीजी व्यंजक में चर राशि का घात कैसा है, पूर्ण संख्या। इस कारण ये क्या कहलाएगा, बहुपद। क्या कहलाएगा, बहुपद। बराबर में इधर क्या लिख दिया, 0। ठीक है, और उसी में बराबर का चिन्ह लगा देता हूं, 2 बन जाता है आपका समीकरण। हाँ, लेकिन ये ऐसा लिखा रहता, कैसा लिखा रहता, x घात 3/2 लिखा गया, अटै बटम लिखा गया, आधा, डेढ़, ढाई ऐसे जब लिखाता है तब उस कंडीशन में ये यहाँ पर लिख दिया 1 धन 4 बराबर 0, तब ये हमारा समीकरण कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा समीकरण, क्योंकि इसमें जो हमारा चर राशि आ रहा है उसका घात कैसा आ रहा है, 3/2 ग्रुप में, और जहां 3/2 ग्रुप में मिले मतलब वो इसका घात चर राशि का घात पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। इस कारण यह समीकरण नहीं कहलाएगा। समझ में आया क्या कि नहीं आया। और इस रूप में मिला तो 3/2 यहाँ लिखा है, 3/2 यहाँ लिखा है, और x धन क्या लिखा गया, x घात 3 धन x धन 4 बराबर 0 लिखा गया, तो ये समीकरण है कि नहीं है। हमको सिर्फ पूर्ण संख्या मतलब किसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर राशि का घात। अचर पद से मतलब है क्या हमको, नहीं है, केवल और केवल चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है जी, बहुपद। बराबर किस साइड वाला, बहुपद। लेकिन उसको बराबर के साथ यदि लिख दिया जाए तो वही बहुपद क्या बन जाता है, समीकरण। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो समीकरण आखिर क्या है, समझ में आ रहा है। समीकरण के भी 2 रूप होंगे। समीकरण के 2 रूप कैसा कैसा होगा, एक होगा तुल्यता नियम से, एक समीकरण को बोलेंगे कि समीकरण क्या है, समीकरण संतुलन में है, और एक बोलेंगे समीकरण असंतुलित है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण। एक समीकरण के कितने रूप आएंगे जी, 2 रूप, एक आएगा संतुलित रूप, ठीक है, और एक आएगा असंतुलित रूप। समझ में आया क्या। अब संतुलित रूप कैसा होगा, मान लो मैं तराजू बट लिया, क्या लिया, तराजू बट, ये मेरा क्या है, तराजू बट। समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर ये संतुलित कब होगा, जब मैं इधर क्या रखता हूँ, मान लो इधर उधर रख दिया 5 किलो का बट, और इधर 1 किलो शक्कर ले रहा हूँ, तराजू बट किधर झुकेगा, ऐसे झुक जाएगा कि नहीं, 5 किलो तरह, क्योंकि इधर 1 ही किलो शक्कर है कि नहीं। तो इधर और कितने किलो शक्कर की जरूरत है, 4 किलो। यदि मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाता हूँ, एक कंडीशन ऐसे आएगा कि इधर भी 5 किलो शक्कर हो गया, उधर भी 5 किलो बट है, तो तराजू बट का कांटा एकदम सीधा दिखेगा कि नहीं, और हमारा तराजू बट संतुलित अवस्था में होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण को इसी तराजू बट के उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि संतुलित समीकरण कब होगा और असंतुलित समीकरण कब होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दिया, क्या लिख दिया, x धन
2 बराबर 0 लिखा हूं कि नहीं यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा राशि, इसमें समीकरण में कितने राशि दिख रहे हैं जी? 2 राशि दिख रहा है कि नहीं? चर राशि और अचर राशि। चर राशि मतलब वह राशि जो कैसा हो? परिवर्तनशील हो। चर राशि परिवर्तनशील होता है ना, और अचर राशि परिवर्तनशील होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पर संतुलित कब होगा, है ना? तो यहाँ पर देखेंगे कि x का ऐसा वैल्यू लेना है, x का ऐसा वैल्यू लेना है जिससे इसका, ये दायां पक्ष है, ये कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष है। ठीक है, ये दायां पक्ष है, सॉरी ये बायां पक्ष है, ये कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है। समझ में आ रहा है क्या? इसको LHS बोलते हो ना जी। ये कौन सा पक्ष है? LHS। और ये कौन सा पक्ष है? RHS। तो ये आपका बायां पक्ष हो गया, ये कौन सा पक्ष हो गया? दायां पक्ष। अरे या LHS RHS करके सोच लो। यदि x का ऐसा वैल्यू रखेंगे, परिवर्तनशील राशि का ऐसा वैल्यू रखो जिससे आपका जो RHS पक्ष है वो किसके बराबर आए? 0 के बराबर आए। तो क्या रख सकता हूँ x जगह कि 0 मिले? चलो 1 रखूंगा, मान लो 1 रखूंगा, 1 रखा, मान लो x बराबर क्या रखा? 1, तो 1 धन 3 बराबर क्या रहे? 0। सॉरी 1 धन 2, 1 धन 2, तो कितना हो गया? 3 बराबर 0। बराबर आ रहे क्या? इधर 0 आ रहे क्या? नहीं आ रहे। तो समीकरण कैसा है? अभी असंतुलित रूप में है। समझ में आया क्या? कैसा है? x बराबर 1 के लिए कैसा है? ये असंतुलित रूप है कि नहीं? यदि इसी को मैं क्या रखता जी? x बराबर क्या रखता? मान लो 2 रखता। क्या रख रहा हूं? 2। तब क्या होगा? चलो बताओ। x जगह 2 रखो, 2 धन 2 बराबर 0, तो 2 धन 2 4 बराबर 0। संतुलित है क्या? नहीं है। तो समीकरण संतुलित नहीं है। तो ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं जिससे हमारा समीकरण संतुलित हो जाए? तो चलो बताओ, x का कौन सा वैल्यू आएगा यहाँ पर? वेरी गुड, क्या आएगा? ऋण 2। x सब जगह रखता हूं मैं, क्या रखता हूं? ऋण 2। ठीक है, तो रख के देखो अब, ऋण 2 और धन 2, ऋण 2 धन 2 बराबर क्या रख रहा हूं? 0। तो देखो ऋण 2 और धन 2 क्या हो गया? आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। तो 0 बराबर क्या रहे? 0। तभी हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो परिवर्तनशील राशि या चर राशि का ऐसा वैल्यू जो या जिसको रखने से, ठीक है, समीकरण का LHS भाग और RHS भाग एक दूसरे के बराबर आ जाए, तो वहां पर उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, और x का ऐसा वैल्यू या परिवर्तनशील राशि का ऐसा वैल्यू या चर राशि का ऐसा वैल्यू जिसको रखने से हमारा समीकरण का LHS भाग RHS भाग के यदि बराबर नहीं आ रहा है, या RHS भाग यदि LHS भाग के बराबर नहीं आ रहा है, बोलने का मतलब यदि दोनों भाग एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? असंतुलित समीकरण। तो इस x के वैल्यू को कैसे जाने कि ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जो इस समीकरण को संतुलित करता हो? तो आप पक्षांतर के 2 नियम पढ़ते हो, है ना? एक पढ़ते हो योगात्मक पक्षांतर और एक पढ़ते हो गुणात्मक पक्षांतर। तो इसके माध्यम से हम x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर कौन सा पक्षांतर होगा? अभी योगात्मक होगा कि नहीं? योगात्मक पक्षांतर। तो यहाँ पर योगात्मक पक्षांतर करूंगा, x के वैल्यू जानना है, तो x को रोक के रखा बराबर, इधर कौन बैठा है? 0। ये उधर जाके क्या होगा? धन 2 उधर जाके ऋण 2। तो x के वैल्यू कितना है? 0 ऋण 2 घटा के ऋण 2 ही आएगा। तो आ गया कि नहीं? इसी ऋण 2 के वैल्यू को जब मैं रखा, क्या मिला मेरे को? संतुलित मान। चर राशि, ऐसा चर राशि का मान जो समीकरण को क्या कर रहा हो? संतुलित कर रहा हो। तो जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है? ये परिवर्तनशील राशि का मान जरूरी नहीं है कि वह समीकरण को हमेशा और हमेशा क्या करेगी? संतुलित करेगी। मतलब एक विशेष मान के लिए ही समीकरण क्या हो रहा है? संतुलित हो रहा है। विशेष मान क्या हुआ? x का ऋण 2 हुआ कि नहीं? 1 रखे हुआ क्या? 2 रखे हुआ क्या? और कोई राशि 3 भी रखता हूं तो होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन आ रहा है? एक विशेष मान ही आ रहा है। और विशेष मान इस समीकरण के कौन हुआ? चर राशि का मान ऋण 2। तो यहाँ पर यही डिफरेंस है, इसमें याद रखना। समीकरण में चर राशि का एक विशेष मान होगा जो समीकरण को क्या करेगा? संतुलित करेगा। लेकिन सर्व समीकरण देखेंगे तब हमेशा और हमेशा क्या होगा? चर राशि में जो भी मान रखेंगे, जो भी मान आपके मन में जो भी आए, वह पूरा समीकरण को वहां पर संतुलित करेगा। 1 रखूंगा तो भी संतुलित करेगा, 2 रखूंगा तब भी करेगा, ऋण 5 रखूंगा, ऋण 3 रखूंगा, सभी में सर्व समीकरण में दोनों पक्ष क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। ठीक है, समझ में आएगा जी? समीकरण समझ में आया क्या? चलो एक तुम लोग बताना, और समीकरण का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कौन सा है समीकरण का? क्या ले लेता हूँ मैं? एग्जांपल। समीकरण के 2 टाइप देख ली क्या? संतुलित और असंतुलित। तो कौन सा संतुलित होगा और कौन सा असंतुलित? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x ऋण 5, 2x ऋण 5 बराबर, मैं लिख दिया इधर 5 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 5। 2x ऋण 5 बराबर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। समझ में आया क्या?
ठीक है, 2x ऋण 5 बराबर क्या रहे 5। तो चलो बताओ x अगर मैं इधर मान देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने मानों में से ऐसा कौन सा मान है, कौन सा विशेष वैल्यू है, कौन सा विशेष अंक है जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुलित करेगा, मतलब LHS के बराबर किसको लाएगा, RHS को। बताइए, 1 को 0 को रखूंगा क्या होगा, 2 शून्य शून्य और शून्य ऋण 5 आ रहे हैं, हमको क्या चाहिए, धन 5 चाहिए, है ना। चल बताते जाओ, जल्दी बताओ, है ना 3। चलो धन 3 रख के देखो जी, 3 दूने 6 और 6 ऋण 5 करोगे तो 1 आ रहा है, और इधर क्या लिखा है 5 लिखा है कि नहीं, हाँ 2। चलो कोई बात नहीं, रखते जाओ। ये भी पहले किसको रखा मैं, 0 को, यदि किसको रख रहा हूँ 0, तब क्या होगा 2 गुना 0 कौन दिख रहा है ऋण 5 बराबर क्या लिख रहे हैं उधर 5। इस 2 शून्य में क्या होगा, शून्य ऋण 5 बराबर क्या रहा है 5। तो इधर क्या है ऋण 5 बराबर 5। समीकरण संतुलित है क्या, नहीं है ना, इधर ऋण 5 दिखता है, इधर क्या दिख रहा है धन 5, तो समीकरण संतुलित तो होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो x बराबर क्या रखता हूँ, इधर 0 रखा, x बराबर क्या रखा 3 रखूं, चलो 3 रखो, तो 2 गुना क्या कर रहा हूँ, 2 गुना x की जगह क्या रख रहा हूँ 3, ऋण क्या कर रहा हूँ 5 बराबर क्या लिखा है 5, तो 3 दूने क्या होगा 6 ऋण 5 बराबर इधर क्या है 5, तो 6 ऋण 5 करोगे कितना आएगा 1 बराबर 5। समीकरण संतुलित अवस्था में क्या असंतुलित अवस्था में, मतलब तराजू बट अभी भी किधर झुका हुआ है, इधर ही झुका है ना, इधर 1 है, इधर क्या है 5 है, तो तराजू बट हमारा से झुक गया है। ठीक है, तो समीकरण संतुलित है क्या, नहीं है। ठीक है, मतलब तराजू बट में जो कांटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तिरछा आ रहा है, आ रहे कि नहीं। अब धीरे धीरे दिमाग लगा रहे हो, तो कौन आने वाला है, सीधा जी 5 के लिए देखता हूँ, मान लो बात किसके लिए 5 के लिए, तब 2 गुना क्या किया, यहाँ पर x की जगह क्या रखा 5 ऋण 5 बराबर इधर कौन है 5 है समीकरण में। ठीक है, तब ये क्या हुआ देखो 5 दूने 10 ऋण 5 बराबर 5, समझ में आ रहा है क्या, तो ये किसके बराबर आ रहा है 5 बराबर 5। तो यहाँ पर ये समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि वह विशेष मान, समीकरण के लिए वह विशेष मान कौन हुआ जो समीकरण को संतुलित कर गया, कौन हुआ 5। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। लेकिन यदि सर्व समीकरण पढ़ाऊंगा, अभी सर्व समीकरण बताऊंगा, उसमें चाहे 0 लूं, चाहे 1 लूं, चाहे 2 लूं, 3 लूं, 4 लूं, 5 लूं, 6 लूं, सभी मान के लिए हमारा जो समीकरण आएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे सर्व समीकरण। समीकरण तो रहेगा, लेकिन सर्व समीकरण क्यों बोला जाएगा, क्योंकि वो सभी मान के लिए सत्य होगा। LHS बराबर क्या होगा RHS, इतना अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैं पढ़ाता हूं किसको, सर्व समीकरण। चलिए, सर्व समीकरण मतलब आइडेंटिटीज, समझ में आ रहा है क्या। सर्व समीकरण क्या होगा, देखो सर्व समीकरण, तो सर्व समीकरण भी एक प्रकार का क्या होगा, समीकरण होगा। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं सर्व समीकरण एक प्रकार का ऐसा समीकरण होगा जो सभी चर राशि के मानों के लिए क्या होगा, मानों के लिए सत्य होगा। समझ में आ रहा है क्या, सभी चर राशि के मानों के लिए सत्य होगा। लेकिन समीकरण क्या रहा था, समीकरण में दायां और बायां पक्ष बराबर कब हो रहा था, उसके लिए सभी मान में बोल के हम क्या बोलेंगे, उसके लिए सत्य। सभी चर राशि के मानों के लिए, तो उसमें क्या बोलेंगे, सभी चर राशि के या फिर चर राशि के विशेष मानों के लिए समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष एक दूसरे के बराबर हो रहा था। लेकिन सर्व समीकरण में क्या बताया हूं, कुछ भी मान रखो, दायां पक्ष और बायां पक्ष के बराबर ही होगा। जैसे देखो, मान लो मैं क्या करता हूं, a धन b का गुना फिर किससे करता हूं, a धन b से। ठीक है, तो आप सब जानते हो कि इसके लिए सूत्र का निर्माण करूंगा या गुना करूंगा। चलो गुना करते चलो, तो a गुना क्या करूंगा, a गुना a, या डायरेक्ट करूं क्या। ठीक है, इस a का गुना मैं किससे कर रहा हूं, पूरा a धन b से, पूरा धन b का गुना किससे करूंगा, a धन b से। समझ में आया क्या, a का गुना इससे किया, फिर धन b का गुना फिर इससे कर रहा हूं, ये अलग घर से। तो चलो ये क्या आ रहा है, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर हुआ कि नहीं, धन और धन का गुना धन a b। ठीक है, चलो इधर आओ, इसका तो हो गया ना पूरा, धन और धन का गुना धन a b। ठीक है, धन धन का गुना धन और b गुना b, तो b का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, तो ये क्या आ रहा है जी, a का स्क्वायर 2 बार है क्या, तो क्या हो गया धन 2ab धन b का स्क्वायर।
यहाँ तक समझ में आया क्या? इसको मैं घातांक के नियम से और क्या लिख सकता था, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a धन b पूरे का स्क्वायर। तो इसको भी सेम लिख देता हूँ, उतार देता हूँ a धन b पूरे का स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये सूत्र निर्माण हुआ कि नहीं? इस तरह से आपका सूत्र पढ़ते हैं ना, a धन b पूरे का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर। मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रथम पद धन द्वितीय पद और पूरे का स्क्वायर करने से क्या मिल रहा है, प्रथम पद का स्क्वायर धन 2 गुना प्रथम पद गुना द्वितीय पद धन द्वितीय पद का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? चलिए मैं यहाँ पर दो चर राशि मिलता है, इस कारण मैं दो चर राशि का मान लेता हूँ। क्या मान ले लिया, चलो कुछ भी बताओ। एक ले लिया, ए का मान क्या ले लिया, ए, और बी का वैल्यू तुम लोग बताओ, 3 ले लिया। चलो 3 ले, क्या ले लिया, 3। ए का वैल्यू 1 लिया और बी का वैल्यू 3। चलो अब यहाँ पर इधर रखता हूँ, उधर भी मान को रखता हूँ। क्या दोनों समीकरण संतुलित है कि नहीं? सर्व समीका ऐसा होगा जो प्रत्येक मान के लिए वह समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। मतलब प्रत्येक सर्व समीका हमेशा संतुलित समीकरण को डिनोट करता है। ठीक है, लेकिन समीकरण संतुलित हो गए जरूरी है क्या? नहीं, केवल और केवल किसी विशेष मान के लिए, चर राशि के केवल विशेष मान के लिए वह क्या होगा, संतुलित होगा, और अदर मान के लिए वह असंतुलित होगा। ठीक है, लेकिन सर्व समीका हमेशा और हमेशा क्या होगा, संतुलित होगा सभी मान के लिए। ठीक है, देख लेना एक बार, एक बराबर क्या रखा, एक और बी बराबर क्या रखा, 3। एक और देख लेंगे, चलो एक बराबर क्या रख लेंगे, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। 2 और बी बराबर क्या रख दूंगा, 6। चलो 6। इन दोनों एग्जांपल से समझ में आ जाएगा कि सभी मान के लिए वो संतुलित कर रहा है कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। चलिए ए का मान रखो, चलो यहाँ पर ए वाला वैल्यू पहले रख रहा हूँ ना। ए का वैल्यू कितना है, ए, बी का वैल्यू कितना है, 3 पूरे का वर्ग। इधर लिखो भी थोड़ा, ए का वैल्यू ए और बी का वैल्यू 3 पूरे का वर्ग। चलो ए का मतलब क्या रखेंगे, 1, और बी का वैल्यू कितना रखेंगे, 3। तो 1 का वर्ग धन 2 गुना 1, बी का वैल्यू कितना, 3 धन बी का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर। 3 और 1 मतलब 4 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 धन 3 का 3 दूने 6 धन 3 का वर्ग मतलब 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 4 का वर्ग 16 होगा ना। 9 और 1 10, 10 6 16। समीकरण संतुलित है कि नहीं? ठीक है, मतलब एक बार ए बराबर क्या रखे, 1 रखे, और बी बराबर क्या रखे, 3। तो समीकरण संतुलित हो रहा है। ठीक है, अब एक और जानकारी के लिए मैं क्या बोला, प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा बोला ना, समीकरण संतुलित होगा। चलो इसको फिर रख लेते हैं, आप लोगों ने बताया ना ये वाला एग्जांपल, चलो इसको रख के देखते हैं। चलो रखो, एक जगह क्या रखोगे, 2। अब इसको रखो जी, ए की जगह 2 और बी की जगह 6। ए की जगह क्या रखोगे, 2 का वर्ग धन 2 गुना ए की जगह क्या रखोगे, 2, ए की जगह 2 और बी की जगह क्या रख रहे हो, 6 धन 6 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होगा, इधर पहले हल करो, 6 और 2 8 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना 4, 6 दूने और 12 दूने 24, और 6 का वर्ग कितना होगा 36। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होगा 64। ये इसको जोड़ोगे कितना आ रहा है, 36 और 24 कितना हो रहा है, 60। 60 और 4 कितना हो रहा है, 64। आ रहा है कि नहीं? तो सर्व समीका के लिए सभी चर राशि का मान या परिवर्तनशील राशि का जो भी मान रख देंगे, उसमें जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन समीकरण में ये जरूरी नहीं है कि सभी मान को रखने से दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर मिले। केवल और केवल विशेष मान के लिए वो क्या होगा, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होगा। तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जो मिलता है ना, ये समीकरण है कि नहीं, ये भी बराबर का चिन्ह लगा है कि नहीं, और सभी घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐसा समीकरण को बोलते हैं सर्व समीका समीकरण, जो सभी मानों के लिए सत्य हो। ऐसा समीकरण जो सभी चर राशि के मानों के लिए सत्य हो उसको बोलेंगे सर्व समीका समीकरण। और समीकरण किसको बोलेंगे, ऐसा चर राशि का मान, ठीक है, ऐसा चर राशि का विशेष मान जो समीकरण को क्या कर रहा हो, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो रहा हो। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विशेष जो चर राशि का मान आएगा उसको बोलेंगे संतुलित समीकरण। और जो दूसरा और चर राशि का मान आ रहा है वो समीकरण को असंतुलित कर रहा था, तो उसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। समझ में आया जी? एक हाथ और, चलो बात हो गया, एक हाथ और मैं इधर रख लेता हूँ, क्या रख देता हूँ, x धन क्या रख दिया 4 पूरे का स्क्वायर। तो समीकरण क्या बन जाएगा, एक जगह क्या रखूंगा, x का स्क्वायर 2 गुना x गुना b का वैल्यू कितना है 4 धन b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर।
समझ में आ रहा है क्या? चलो इसको और हल करूंगा, क्या होगा, x धन 4 पूरे का स्क्वायर, तो ये हो गया x का स्क्वायर धन 2, 4 दूने 8, 8x, 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो ये समीकरण मेरा है कि नहीं? मेरा है ना, ठीक है, समीकरण मेरा है। अब x का कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, कौन सा वैल्यू रख दूं x का, बताओ। ऋणात्मक भी रख सकते हो, धनात्मक के देख लिए, ऋणात्मक के लिए रख दो, चलो ऋण क्या रख दो, ऋण 2 रख दो, ऋण 2 रख दो। x का वैल्यू क्या रख रहा है, ऋण 2। अब देखते हैं क्या हुआ, ऋणात्मक के लिए भी सत्य है कि नहीं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या रखा जी, ऋण 2 धन 4 पूरे का स्क्वायर, x का वैल्यू क्या रख रहा हूँ, ऋण 2 पूरे का स्क्वायर, 8 गुना क्या रख रहा हूँ, ऋण 2 धन क्या रख रहा हूँ 16। तो ये कितना होगा बताओ, 4 ऋण 2 करोगे क्या आएगा, 2 बस आएगा ना। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 का वर्ग कितना हो गया 4। इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, वीडियो में दिखाई दे रहा है। 2 का वर्ग कितना हो गया 4, इधर भी 2 का वर्ग कितना आ गया जी, तो ये देखो ये क्या है, ऋण 2 है कि नहीं, ऋण 2 पूरे का वर्ग है। तो जब भी सम संख्या रहे तो ऋण क्या हो जाता है, गायब या धन हो जाता है। क्यों होता है, ऋण 2 गुना ऋण 2, तो ऋण और ऋण का गुना क्या होगा धन, और 2 दूने 4। तो ये भी कितना है यहाँ पर 4। देखो यहाँ पर धन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर क्या है धन, तो ऋण और धन का गुना क्या होगा ऋण, और 8 गुने क्या होगा 16। इधर कौन है धन 16, धन 16 से ऋण 16 क्या हो गया कट गया। तो 4 बराबर 4 तो आ रहा है ना, ठीक है, 4 बराबर 4 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो सर्व समीका के लिए चर राशि का मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा, और क्या होगा ऋणात्मक भी होगा। सभी मानों के लिए वो क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। चलिए अब हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं।